अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है कि जब फोन से पेमेंट होता है तो असली पैसा आखिर जाता कहाँ है। कई लोगों को लगता है कि उनका पैसा स्मार्टफोन के अंदर किसी डिजिटल वॉलेट में रखा है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस अदृश्य ढांचे को समझेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया हो। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजों पर नजर डालेंगे, जैसे डिजिटल वॉलेट का भ्रम, बैंकिंग की वो भाषा जो सब बैंक समझते हैं, 7 चरणों वाली वो तेज रिले रेस, पुरानी बैच प्रोसेसिंग का खात्मा, डिजिटल सुरक्षा की कई परतें, और आखिर में समझेंगे कि कैसे ये ऐप्स सिर्फ खिड़कियां हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े भ्रम से, जिसे हम डिजिटल वॉलेट कहते हैं। जब एक फोन से दूसरे फोन पर पैसे भेजे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैसा हवा में उड़कर चला गया है ना। लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कोई पैसा होता ही नहीं है। जी हाँ, स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन है। असली पैसा इंटरनेट के जरिए कभी सफर नहीं करता। वो हमेशा भारी सुरक्षा वाले बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही रहता है। इसे ऐसे समझिए कि जो पेमेंट ऐप्स हम देखते हैं वो सिर्फ एक बाहरी सतह है, एक सुंदर सा डिजाइन। असली जादू तो उन कोर बैंक डेटाबेस के अंदर होता है, जहां हमारे पैसों का हिसाब किताब सुरक्षित रूप से रखा जाता है और हर लेनदेन के साथ बस नंबर अपडेट होते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यह समझना जरूरी है कि आखिर बैंक आपस में बात कैसे करते हैं। उनकी अपने एक सार्वभौमिक भाषा है। अगर पैसा ऐप में नहीं है तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? दरअसल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्रोटोकॉल है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इस रियल टाइम पेमेंट प्रोटोकॉल को बनाया है। ये तकनीकी नियमों का एक ऐसा सेट है जो अलग अलग बैंकों को बिना किसी रुकावट के तुरंत वित्तीय जानकारी साझा करने की ताकत देता है। इसे एक भाषा की तरह सोचकर देखिए। ये प्रोटोकॉल उस भाषा का बुनियादी व्याकरण है और जितने भी पेमेंट ऐप्स हैं वो सिर्फ अनुवादक यानी ट्रांसलेटर का काम करते हैं। हमारे सभी बैंक्स इस सार्वभौमिक भाषा को आसानी से बोलते और समझते हैं। ऐप्स बस स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को इस भाषा में अनुवाद करके बैंकों तक पहुंचा देते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक 7 चरणों की रेले रेस के जरिए समझते हैं, जो महज कुछ मिलीसेकंड में पूरी हो जाती है। कल्पना कीजिए कि 2 अलग-अलग बैंकों के बीच एक सुरक्षित अदृश्य पुल बना है। इस पुल पर एक डिजिटल रिले रेस चल रही है। एक सामान्य लेनदेन को पूरा होने में सिर्फ 3 से 5 सेकंड लगते हैं। इस छोटे से वक्त में लाखों निर्देश इधर से उधर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पूरी तरह से ऑटोमैटिक। तो इस रिले रेस की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले एक गुप्त पिन डाला जाता है। ये पिन एन्क्रिप्ट होकर सीधे भेजने वाले के बैंक के सर्वर पर जाता है। बैंक तुरंत 2 चीजें चेक करता है। पहला, क्या पिन सही है, और दूसरा, क्या खाते में पर्याप्त बैलेंस है। जैसे ही दोनों चीजें सही पाई जाती हैं, बैंक तुरंत एक अप्रूवल सिग्नल भेजता है कि हाँ, ये लेनदेन सुरक्षित है, इसे आगे बढ़ाया जाए। इसके ठीक बाद एनपीसीआई एक सेंट्रल रूटर की तरह काम करता है और इस निर्देश को पैसे प्राप्त करने वाले बैंक की तरफ मोड़ देता है। वो बैंक चेक करता है कि क्या खाता चालू है, और फिर आता है सबसे अहम चरण। दोनों बैंक एक ही पल में अपने अपने डेटाबेस में बैलेंस के नंबरों को अपडेट करते हैं। एक तरफ से नंबर कम होता है और दूसरी तरफ जुड़ जाता है। देखिए, पैसा कहीं उड़कर नहीं गया, सिर्फ डेटाबेस अपडेट हुए और बस स्क्रीन पर सफलता का मैसेज आ जाता है। अब जरा सोचते हैं कि ये सब पहले कैसे होता था। हमारा अगला विषय है पुरानी बैच प्रोसेसिंग को पीछे छोड़ना और इस 24x7 की क्रांति को समझना। क्या बैंकिंग हमेशा से इतनी तेज थी? बिल्कुल नहीं। पहले एनईएफटी या आरटीजीएस जैसी प्रणालियां इस्तेमाल होती थीं। वो सिर्फ बैंकिंग घंटों में काम करती थीं और लेनदेन एक बैच या लंबी कतार में जमा होते थे, जिन्हें इंसान मैन्युअली रूप से पास करते थे। इसमें घंटों लग जाते थे। लेकिन आज का ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से स्वचालित है, जहां बैंक सीधे एक दूसरे से संवाद करते हैं। इसके सारे नियम सिस्टम के अंदर ही कूटबद्ध हैं। कोई इंसान इसे पास करने के लिए नहीं बैठा है। और यही वजह है कि ये सिस्टम रात के 3 बजे हो या छुट्टी का दिन उतनी ही तेजी से काम करता है जितना सोमवार की दोपहर को, बिना थके, बिना रुके। इतनी तेज गति देखकर दिमाग में सुरक्षा को लेकर सवाल आना तो लाजमी है। तो आइए देखते हैं डिजिटल सुरक्षा की वो परतें जो इस सिस्टम को सुरक्षित बनाती हैं।
ये सिस्टम कई मजबूत सुरक्षा परतों पर काम करता है। सबसे पहले है डिवाइस और सिम बाइंडिंग, मतलब लेन देन सिर्फ उसी असली फोन से हो सकता है जो बैंक खाते से जुड़ा है। दूसरा है बैंक स्तरीय पिन प्रमाणीकरण। याद रखिए, कोई भी ऐप इस पिन को अपने पास सेव नहीं करता। ये जांच सिर्फ बैंक के सुरक्षित सर्वर पर होती है। साथ ही सारा संचार भारी रूप से एन्क्रिप्टेड होता है और ओवरड्राफ्ट से बचने के लिए बैलेंस की तुरंत जांच होती है। इसलिए एक बात बिल्कुल साफ है, तकनीकी स्तर पर इस बुनियादी ढांचे को भेदना लगभग नामुमकिन है। जब भी धोखाधड़ी की खबरें आती हैं तो वो सिस्टम की तकनीकी खामी नहीं होती, बल्कि वो मानवीय स्तर की कमियां होती हैं, जैसे किसी के बहकावे में आकर अपना पिन शेयर कर देना। सिस्टम खुद में बेहद सुरक्षित है। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और साफ करते हैं और समझते हैं कि कैसे ऐप्स सिर्फ खिड़कियां हैं। अक्सर एक डर सताता है कि क्या होगा अगर पैसे भेजते समय पेमेंट ऐप अचानक क्रैश हो जाए या इंटरनेट बंद हो जाए। क्या पैसा बीच रास्ते में कहीं हवा में अटक जाएगा? जो वास्तुकला हमने अभी समझी है, उसके हिसाब से इस डर का कोई मतलब ही नहीं बनता। पेमेंट ऐप किसी बैंक खाते में झांकने वाली सिर्फ एक खिड़की की तरह है। मान लीजिए अगर खिड़की का शीशा टूट भी जाए या ऐप क्रैश हो जाए तो क्या होगा? कमरे के अंदर रखा हुआ कीमती सामान तो पूरी तरह सुरक्षित ही रहेगा ना। पैसा ऐप में नहीं बल्कि बैंक के सुरक्षित कमरे में है। ऐप के बंद होने से कभी वित्तीय नुकसान नहीं होता। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकलता है। सच तो ये है कि इस तकनीक ने पैसे को डिजिटल नहीं बनाया। पैसा तो दशकों से बैंक डेटाबेस में नंबरों के रूप में पहले से ही डिजिटल था। असली कमाल तो बैंकों के बीच होने वाली बातचीत को डिजिटल और मानकीकृत बनाने में है। तो ये था वो अदृश्य ढांचा जो दिन रात काम करता है। अब अंत में सोचने वाली बात ये है, जब महज एक साधारण सा टैप पूरे देश में पलक झपकते ही पैसे भेज सकता है, तो आधुनिक जीवन को चलाने वाले ऐसे और कितने अदृश्य सिस्टम होंगे जो शांति से अपना काम कर रहे हैं। इस विचार के साथ उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से रोजमर्रा की तकनीक को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा।